गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सोशल साइंस 100% में। और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे 10th क्लास की। और आज की वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट 18 और आज तिथि है 15 अगस्त 2020। आज भारत को आज़ादी मिले 73 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और आज हम भारत का 74वां इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ साथ हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की बुक और इसमें हम लेसन कर रहे थे विकास यानी कि डेवलपमेंट। और इससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि विकास के लिए किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच में तुलना की जाती है उनकी राष्ट्रीय आय और औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर देशों को विकसित देश और कम विकसित देशों की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में ये भी जाना था कि किस तरह से केवल आय उपयुक्त मापदंड नहीं है देशों को विकसित और अल्प विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल करने के लिए, तो इसमें बहुत सारी अन्य भी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आय के अतिरिक्त यानी कि इनकम के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना के लिए लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें विभिन्न देशों के बीच में विकास की तुलना की जाती है। और विभिन्न देशों के बीच में जो तुलना की जाती है उसके अंतर्गत कौन कौन से आंकड़े शामिल किए जाते हैं। शैक्षिक स्तर यानी कि उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, लोगों का हेल्थ इंडेक्स देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय जिसको हम पर कैपिटा इनकम पढ़ चुके हैं। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर यूएनडीपी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इसकी रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। यह विकास की अच्छी जानकारी देता है। मैं आपको मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का तरीका विकसित किया था। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अनुसार विकसित, विकासशील व अल्प विकसित देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में उससे बहुत पीछे है। भारत की राष्ट्रीय आय अधिक है और श्रीलंका की राष्ट्रीय आय कम है। अगर हम केवल राष्ट्रीय आय को ही देख लें या प्रति व्यक्ति आय को ही आधार माने विकास का, तो इस आधार पर भारत अधिक विकसित होना चाहिए। लेकिन अगर हम और आंकड़ों को भी देखें तो श्रीलंका में शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु जो है वो भारत से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए श्रीलंका और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि HDI है उसमें डिफरेंस है। भारत का इसमें स्थान कितना है, 130वां स्थान है, जबकि श्रीलंका का स्थान 76वां स्थान है। तो अब इसको हम टेबल में देख लेते हैं। मैं आपकी नई वाली जो NCERT की बुक है उसके आंकड़े आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे देशों के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे जो है वो दक्षिण एशिया के देश हैं। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में, तो ये है श्रीलंका की $11,326, भारत की है $6,353 और इसी तरह से अन्य बाकी देशों की भी दी गई है। जन्म के समय संभावित आयु यानी कि इसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, यानी कि एक देश में एक व्यक्ति की जन्म के समय की औसत आयु कितनी है। तो ये श्रीलंका में है 75.5 वर्ष, भारत में है 68.8 वर्ष। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे श्रीलंका में है 10.9 और भारत में है 6.4। और इसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो देखिए श्रीलंका जो है वो 76 नंबर पर है यानी कि 76वें स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 130वां है। तो देखिए श्रीलंका भारत से बहुत छोटा देश है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका भारत से बहुत आगे है। और इसी तरह से भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि में केरल के मुकाबले पीछे है। अब देखो, अभी तो आपको भारत का जो एग्जाम्पल हमने दिया था, भारत का एग्जाम्पल विश्व के दूसरे देश से यानी कि भारत के एक पड़ोसी देश के साथ भारत की तुलना की थी। अब भारत के ही 2 राज्यों की आपस में तुलना की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी राज्य की अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो बाकी सारी स्थितियों में भी वो आगे होगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी बुक में अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसमें 2 राज्य भारत के, पंजाब और केरल की तुलना की है। आपकी पुरानी NCERT की बुक में केरल और पंजाब के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है।
तो पंजाब की प्रति व्यक्ति आय जो बताई गई है वो है 26,000 रुपये 2002-3 के आंकड़े के अनुसार, और केरल की है 22,800 रुपये। अब देखा जाए तो पंजाब की यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लेकिन अगर हम इसके और आंकड़ों को देखें तो पंजाब में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 व्यक्ति पर 49 बच्चे हैं। साक्षरता दर केवल 70% है, जबकि केरल में शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर केवल 11 बच्चे हैं और साक्षरता दर 91% है। तो केरल की आय कम होते हुए भी साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में वह पंजाब से आगे है, क्योंकि वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी कम है और साक्षरता दर बहुत अधिक है। जबकि पंजाब में आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अन्य चीज़ों में केरल से पिछड़ा है। आपकी नई एनसीईआरटी में केरल के साथ हरियाणा का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैं आपके साथ उसका डाटा ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये प्रति व्यक्ति आय आपको दी हुई है हरियाणा, केरल और बिहार की। तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,62,034 रुपये, जबकि केरल की कितनी है 1,40,190 रुपये और बिहार की 31,454 रुपये। तो बिहार के साथ मैं केरल की तुलना नहीं कर रही, हरियाणा के साथ कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। तो अब देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय को ही अगर हम आधार मान, हरियाणा के विकास का स्तर केरल के विकास के स्तर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हम अन्य आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो देखो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है 1000 बच्चों पर 33 है, जबकि केरल में कितनी है 10 है। साक्षरता दर कितनी है हरियाणा में 82% है, जबकि केरल में 94% है। और अगर हम निवल उपस्थिति अनुपात देखें, यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत देखें, तो हरियाणा में 60, केरल में 83। सभी आंकड़ों में देखा जाए तो केरल हरियाणा से आगे है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँगी कि केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विकास के स्तर को नहीं मापना चाहिए, अन्य चीज़ें भी देखनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखो शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात की परिभाषा बताई हुई है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी कि 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, तो 1 वर्ष की आयु कितने बच्चे पूरा कर पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल की आयु पूरी नहीं कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कम होना चाहिए। तो केरल में केवल 10 बच्चे हैं, जबकि हरियाणा में 33 बच्चे हैं। साक्षरता दर की परिभाषा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कि वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, अगर किसी भी एक भाषा में लिख या पढ़ सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। तो केरल की साक्षरता दर देखो 94% है और हरियाणा की केवल 82% है। तो अब ऐसा क्यों है कि साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर आदि सब में जो है वो केरल के मुकाबले हरियाणा और पंजाब जो है वो पीछे हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा केरल में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से है। अब यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में आपको बताया हुआ है कि सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि स्कूल, डिस्पेंसरीज। ठीक है, तो बेहतर सुविधाएं अगर किसी राज्य में सरकार उपलब्ध करा रही है तो इसका मतलब उस राज्य में विकास का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डेफिनेशन अगर आ जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन कौन सी 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है? एजुकेशन लेवल, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report. Find it in your book or on internet. अभी मैंने आपको बुक का डाटा दिखाया था, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like our has such a low rank in the world? तो हमारी रैंक जो है वर्ल्ड में वो कितनी है? 130 है, जबकि श्रीलंका की 76th है। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरिया? और पंजाब और केरला के बारे में बताया है कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन
केरला जो है वो बहुत सी चीज़ों में पंजाब से आगे है। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, यानी कि पैसा जो है वो हर चीज़ नहीं खरीद सकता जो आपको चाहिए। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास आपके पॉकेट में जितना भी रुपया है वह सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, वो पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। आपके पास कितना ही पैसा हो, बिना मिलावट की दवाई आपको नहीं दिला सकता, जब तक कि आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हो। आपका पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक कि पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। तो जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होते हैं, जिससे कि हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके और सामूहिक सुरक्षा प्रदान हो सके। और कई बार इस तरह की जो सामूहिक प्रयास हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं और सरकार सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से भी हमें ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। तो मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको समझाया था कि प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को ही विकास का आधार मानना गलत होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रति व्यक्ति आय किसी जगह की ज़्यादा होती है या राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी की सुविधाएं जो है उस जगह पर कम होती है, जिसकी वजह से विकास का स्तर कम होता है। और अभी हमने केरल के एग्जाम्पल में देखा कि केरल की तुलना हमने 2 राज्यों से की थी भारत के, एक पंजाब से की थी और साथ में हरियाणा से की थी, कि दोनों की ही प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है केरल से। लेकिन अगर हम बाकी सूचकांकों पर ध्यान दें, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, तो ये सभी जो है वो केरल में बहुत ज़्यादा है। तो मानव विकास सूचकांक में क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के अलावा शिक्षा की उपलब्धता, औसत आयु और स्वास्थ्य स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है, इन सभी आंकड़ों के आधार पर विकास की तुलना की जाती है, इसीलिए यह प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में तुलना के लिए अधिक बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो आप उसमें क्या क्या शामिल करेंगे। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अगर आप 2 देशों के बीच में विकास की तुलना कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। तो आपको खुद सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। आय के अतिरिक्त साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर, देश में लोगों का पोषण स्तर क्या है, जीवन स्तर क्या है, खुशहाली स्तर क्या है, शिशु मृत्यु दर कितनी है और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता लोगों के पास कितनी है। तो इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ में शामिल हो तो आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती है, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पब्लिक फैसिलिटी कैसे डेवलपमेंट को और अधिक बेटर करती हैं, ये आपको बताना है। तो अभी हमने भारत के 2 राज्यों का एग्जाम्पल लिया था। तो हमने भारत के 2 राज्यों के एग्जाम्पल लिए थे, पंजाब हरियाणा के साथ केरल की तुलना की थी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन फिर भी केरल जो है वो विकास के मामले में कहीं आगे है पंजाब और हरियाणा से। तो ऐसा क्यों संभव हो पाया है, क्योंकि केरल में सार्वजनिक सुविधाएं, अब सार्वजनिक सुविधाएं में कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, जिसमें सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल आदि हैं, ये केरल में बहुत ही बेहतर स्थिति में है। यानी कि ये जो सार्वजनिक सुविधाएं केरल में सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इनकी स्थिति अच्छे होने की वजह से केरल का जो स्वास्थ्य का स्तर, साक्षरता की स्थिति है, वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। तो अगर किसी राज्य में सरकार जनता को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं प्रोवाइड कराती है तो इससे वह राज्य जो है वो उसके विकास का स्तर बहुत ही बेहतर हो जाता है। चौथा प्रश्न है, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक HDI को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। तो अभी मैंने आपसे मानव विकास सूचकांक में भारत के स्थान की चर्चा की थी। तो भारत का 2018 के अनुसार जो HDI में स्थान था वो 130 था, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप करंट का इंटरनेट पे सर्च करेंगे 2019 का, तो उसमें भारत का स्थान 129वां है और ये 189 यानी कि 189 देशों के बीच
की गई तुलना के आधार पर है। तो अभी भी भारत की स्थिति जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत अच्छी नहीं है और इसका स्थान 129वां है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से आप ये क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।